अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो ये इंग्लिश कंपलसरी की पिछली वीडियो का ही कंटिन्यू है, पार्ट 2। जी, ये मैं आपको अब पास पेपर्स दिखा रही हूँ। ठीक है, पास पेपर किसके हैं? ये बीए पार्ट 1 के 2005 का ये पास पेपर है, इंग्लिश कंपलसरी का, रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों का। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। श्योर आपने अभी रिसेंट वाले पास पेपर तो देखे होंगे, आपके पास 5 ईयर्स भी होगी, 10 ईयर्स भी होगी, लेकिन 2005 का आपने 5 ईयर नहीं देखा होगा, मतलब पास पेपर नहीं देखा होगा। तो आपके लिए मैं एक ऐसी दिखा रही हूँ ताकि पहले किस तरह से सवाल आते थे और अब किस तरह से चेंज हो गए। ठीक है, तो अपने पास खोल के रखिएगा पास पेपर, आपको चेंजेस समझ में आ जाएंगे। पहला सवाल आपको पता है, सीन कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब आप कहेंगे हमारे इस साल में तो आया नहीं है, 2020 में भी नहीं आया, उसका मैं जवाब बाद में देती हूँ। ठीक है, सीन कॉम्प्रिहेंशन आता है क्वेश्चन 1। सीन कॉम्प्रिहेंशन आपके पर्पल वाली जो बुक है ऑक्सफोर्ड की, उसमें से चैप्टर्स हैं, उसी में से आता है सीन कॉम्प्रिहेंशन। वो मैं बताती हूँ कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा आया है, तो आपको वो भी उसका भी मैं आइडिया देती हूँ। ठीक है, तो सीन कॉम्प्रिहेंशन में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, पहला सवाल इसमें आता है, सीन कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा पूछा जाता है कि इसका टाइटल बताएं, आपके बुक की कौन से चैप्टर में से लिया गया है। तो जब आपने बुक के वो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये कौन सा चैप्टर है। ये वो वाला है आपका, यार मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, द जायंट समथिंग कुछ था, ऐसे ही कुछ था, जायंट 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 वेट जेंटल जायंट, शुक्र, ये है जेंटल जायंट्स का। ठीक है, ओके, सो इसके कुछ सवाल आते हैं। अच्छा, मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि पैसेज के जो सवाल आते हैं उनके जवाब हम किस तरह से दें, एज इट इज पैसेज में से कॉपी कर लें या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए, ये तो सीन कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, आपकी बुक के ही चैप्टर में से है, तो जब इसकी आपने प्रैक्टिस की होगी और उसके आंसर्स लिखे होंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये आपको अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के लिए बता रही हूँ कि आपने क्या चेंजेस करने हैं सवाल के जवाब देने में। क्योंकि जब हम बचपन में भी क्वेश्चन आंसर करते थे तो उसमें टेंसेस चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 2 देख लीजिए, ये वाला, हाउ डिड गोरिल्ला गेट अ बैड रेपुटेशन? डिड गेट प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो जब सवाल प्रेजेंट टेंस में हो तो जवाब को पास्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में समथिंग समथिंग पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि गोरिल्ला का एक बैड रेपुटेशन बन चुका है? वो क्यों बन चुका है? वो इसलिए बन चुका है, ये आप पैसेज के शुरू में देख लीजिए। इन द 1930s हॉलीवुड बिल्ट it into a nightmare with the film called King Kong, in which a gigantic ape was captured and then eventually terrorized New York. ठीक है, 1930s में हॉलीवुड ने कुछ मूवीज ऐसी बनाई थी, जैसे कि किंग कॉन्ग हो गया, जिसमें बड़ा सा एक जाइगेंटिक एप यानी गोरिल्ला नुमा, एप भी गोरिल्ला को ही कहते हैं, एप गोरिल्ला की ही एक नस्ल का नाम है। ठीक है, तो उसको कैप्चर किया था और फिर उसको न्यूयॉर्क पे वो उसने एक टेरर मचा दिया था, यानी एक दहशत मचा दी थी, एक खौफ न्यूयॉर्क पूरे शहर में मचा दिया था। तो उसके लिए एक बैड रेपुटेशन बन गई है गोरिल्ला की। वरना गोरिल्ला ऐसा कोई बुरा जानवर नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको छेड़ोगे तो जाहिर है वो आपको पीछे से मारेगा भी। अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे, बेचारा बड़ा काम सा, बड़ा चिल सा एनिमल है। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ऐसे लिखेंगे, गोरिल्लाज गॉट a bad reputation because Hollywood built me built हाँ built is a second form, past tense ही है, built a nightmare या built a film called King Kong in which gigantic ape was captured and then eventually terrorized New York, so it made a bad reputation of gorillas. ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने वर्ड्स में भी लिखना है और उसको पास्ट टेंस भी करना है, टेंसेस भी चेंज करने हैं और अपने वर्ड्स भी शामिल करने हैं। ये जब भी आएगा जब आप अपने सेंटेंसेस, अपने टेंसेस की प्रैक्टिस रखेंगे तब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर एनी 2 क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आते हैं आपके एक्सटेंडेड रीडिंग में से, जो आपके पर्पल वाली बुक है ना ऑक्सफोर्ड की, उसमें एक्सटेंडेड रीडिंग है, 6 चैप्टर्स हैं, 6 स्टोरीज हैं, उसमें से ये सवाल आते हैं, कोई से भी 3। तो 6 स्टोरीज आपने पूरी पढ़नी है, उनके जो सवाल जवाब आपके पास बुक में है वो भी करने हैं, और जो आपको पास पेपर्स में मिलते हैं उनके भी आंसर्स याद कर लीजिएगा। उसी में से 3 सवाल आते हैं और 3 में से आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, 5-5 नंबर का एक सवाल होता है। तो ये आपने एज इट इज याद करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर की तरह ही है। ठीक है, जिस तरह आप चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, इसी तरह ये याद कर लीजिए। इसमें से क्या चीज़ आएगी और क्या चीज़ नहीं आएगी वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कौन से ईयर में कौन से वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, कौन से ईयर में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन कम आए, वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर आपकी मर्जी है कि आप 6 के 6 पूरे करें या उसमें से कौन से करें, वो आपके ऊपर है। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड तो नहीं आते, हाँ ऑल्टरनेटिव ईयर्स में आते हैं रिपीटेड। एक आध सब्जेक्ट, एक आध स्टोरी ऐसी है जिसके बहुत रिपीटेड आते हैं, जैसे अर्ली ऑटम का आता है, चार्ल्स का आता है, ये बहुत रिपीटेड आता है, बहुत रिपीटेड। लेकिन कभी कभार ऐसा हुआ है कि बिल्कुल आए भी नहीं। ठीक है, तो ये है कि आपकी किस्मत। क्वेश्चन 3, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है सबको, क्योंकि जाहिर है वो कहीं से भी आता है, हमें नहीं पता होता, हमने देखा नहीं होता, पढ़ा नहीं होता इससे पहले। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपने ये पूरा पैसेज अच्छी तरह से पढ़ना है। मेरी माने अपने पास नोट डाउन कर लें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं,
कम से कम 3 बार ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे, तब आपको बात थोड़ी बहुत समझ में आएगी कि बात हो क्या रही है, इसका मेन टॉपिक क्या है, इसमें रेलेवेंट इररेलेवेंट बातें क्या हैं, इसमें फैक्ट और ओपिनियंस क्या हैं। ठीक है, तो जब आप 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद सवाल जवाब की तरफ जाइएगा, उससे पहले सवाल जवाब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको ये पैसेज समझ ना आए सवाल जवाब मत पढ़िएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें जल्दी मचाते हैं कि जल्दी टाइम नहीं है, 3 घंटे में ये करना है वो करना है। भाई इसमें अगर आप टाइम दे देंगे ना, इसको ज़्यादा टाइम दे देंगे तो इसके आगे के जो सवाल जवाब है ना, ये 3-3 मार्क्स के, ये आपको फुल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसमें टाइम कम देंगे तो 3 मार्क्स में से 0 मिलेंगे आपको, सोच लें। ठीक है, तो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ कर लीजिए। अच्छा, इसमें से जब आप पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट जो रेलेवेंट बातें, जो रेलेवेंट सेंटेंसेस हैं उनको अंडरलाइन लाजमी कर लीजिएगा, आगे समरी करने में काम आएंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला मैच वर्ड्स कॉलम ए टू कॉलम बी। अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग पहले ऐसे आते थे। ठीक है, अब तो आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ कि मीनिंग्स अब ऐसी आती हैं कि आपको वर्ड दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप पैसेज में से इसका मीनिंग ढूंढ के लिखें। ठीक है, तो पहले ऐसे आते थे, क्या पता अब भी ऐसे ही आते हैं, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। बट आपको वर्ड्स के जब तक मीनिंग नहीं आएंगे तब तक आप ये वाले सवाल जैसे भी आते हैं आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है। यानी आप रोज़ाना एक चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग निकालें, उसमें जो मुश्किल वर्ड जो आपको लगता है कि जिसके मीनिंग आपको नहीं आते उसको खुद अंडरलाइन करें, डिक्शनरी से ढूंढें, गूगल से ढूंढें, जहाँ से भी ढूंढें, उसके ऊपर आप उर्दू में भी और इंग्लिश में भी उसका मीनिंग लिख दें, सिंपल। फिर जब भी आप पेपर से पहले भी उसको एक दफ़ा चैप्टर को पढ़ेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा अच्छा इसका ये मीनिंग है, तो वो आपके जहन में कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में तो डिक्शनरी नहीं खोल सकते, गूगल भी नहीं देख सकते, तो ये काम आपने खुद दिमाग से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ सवाल जवाब हैं, 3-3 मार्क्स के हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 सवाल हैं, 3-3 मार्क्स के 4 सवाल, 3 4 12 एंड ये भी 3 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स का आपका ये सीन कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन 4 जो है राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज, यानी इसी अनसीन कॉम्प्रिहेंशन का आपको समरी करनी है। अच्छा, समरी के आगे आपके पास मेंशन है कि आपको 150 वर्ड्स की समरी लिखनी है और अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ लिखनी है। ठीक है, आजकल के पेपर में ये मेंशन नहीं होता, सिर्फ लिखा होता है राइट अ समरी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने ये जो इस पैसेज को पढ़ना है, काउंट करने हैं इसकी लाइन्स कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 15 लाइन्स का ये पैसेज है, तो आपने उसका 1/3 करना है, यानी 15 का 1/3 जो कि बनते हैं 5 लाइन्स। ठीक है, कम से कम 5 से 6 लाइन्स की आपने समरी करनी है। यहाँ पे 150 वर्ड्स की समरी होनी चाहिए। ये एक इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। ठीक है, समरी का फॉर्मूला होता है ये 1/3 होना चाहिए या फिर 150 वर्ड्स के करीब करीब होना चाहिए। अब आप कैसे करेंगे, अब आपने जो रेलेवेंट अंडरलाइन किए हुए थे ना, रेलेवेंट सेंटेंसेस जो आपको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वही आप लिख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 5 से 6 लाइन, चलो 7 लाइन भी हो जाएगी, चलेगा, लेकिन रेलेवेंट चीज़ें, फैक्ट चीज़ें, इररेलेवेंट चीज़ें नहीं लिखनी, ओपिनियन नहीं लिखने हैं। ठीक है, यही चेक करना है, उसमें आपकी लाइनें काउंट नहीं करनी कि 6 लिखी हैं, 7 लिखी हैं, 8 लिखी हैं, भली 10 हो जाए। रेलेवेंट बात लिखिएगा। और हाँ, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इसमें भी थोड़े से सेंसेस चेंज होंगे, थोड़े से वर्ड अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। एज इट इज़ छापिएगा नहीं, मेरा मशवरा मान लीजिए। ठीक है, जैसे कुछ लाइन ऐसी होती है ना, जैसे एक लाइन में कहा जाता है कि he went to the market, then he went to the school, then he picked the children and then he went back to his office. ठीक है, then बहुत सारा होता है, तो इसको एक ही जगह पे मर्ज कर सकते हैं आप। जैसे he went first to market था ना, हाँ market, then school, then he went back to job। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, मर्ज करके मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो समरी में ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका लेटर तो सबको पता है, लेटर टू एडिटर भी आता है, लेटर टू किसी का भी आता है। ठीक है, लेटर लिखना आना चाहिए आपको। अगर लेटर नहीं लिखना तो आपको सीवी लिखनी आनी चाहिए, 2 में चॉइस आती है। ठीक है, लेटर टू एडिटर आसान होता है, लेकिन लेटर टू एडिटर में आपको क्या लिखना है, शुरू में तो आपको पता है शुरू कैसे करते हैं, नाम और डियर सर, और शुरू का फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन वाला, आप कौन हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ उसका होता है। सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ होने चाहिए एटलीस्ट। सेकंड और थर्ड पैराग्राफ 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ होना चाहिए, जिसमें आपसे ये जो प्रॉब्लम पूछी गई है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, ये तो कराची में तो हमेशा से मसला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं समझ लीजिए, ये अब भी मसला है। तो इसके बारे में आपने 2 पैराग्राफ लिखना है, अपना प्रॉब्लम बताना है कि आपके इलाके में पानी की कमी क्यों है, कब आता है, कब नहीं आता, कब नहीं आता, कितने कितने दिन नहीं आता, और आपने किस किस को शिकायत की है, और फिर भी आपका ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने 2 पैराग्राफ लिखने हैं। एक पैराग्राफ आपका 6 से 7 लाइन का, यानी एटलीस्ट आपकी 15 लाइन्स का 2 पैराग्राफ होना चाहिए, ऊपर का इंट्रोडक्टरी जो पैराग्राफ है उसको छोड़ के। ठीक है, तो इतना बड़ा अगर आप लिख सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो लेटर टू एडिटर याद कर लीजिएगा। 2-3 मोटी मोटी चीज़ें अपने शहर के बारे में याद कर लीजिएगा। टॉपिक शॉर्टेज ऑफ वाटर, सीवरेज प्रॉब्लम, आजकल रेन का मसला जो है, रेन ड्रेनेज प्रॉब्लम,
बिजली का मसला कराची का हमेशा से है, तो बिजली का मसला, ये 4-5 बड़े बड़े मसले कराची के देख लीजिएगा। क्राइम सिचुएशन पता है आपको, स्ट्रीट क्राइम कितना हो रहा है, तो ये 5-6 टॉपिक्स बड़े बड़े याद कर लीजिएगा, तो वो एडिटर टू न्यूज़पेपर लेटर टू एडिटर जो है ये इसी में कवर हो जाएगा। और इसमें नहीं होगा अगर ये टॉपिक आपके ऐसे में आ जाता है तो उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक को अच्छी तरह ज़रा बड़ा सा याद कर लीजिएगा, लेटर में आए तो छोटा कर लीजिएगा, ऐसे में आए तो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सीवी। सीवी कैसे लिखनी है, सीवी का तरीक़ेकार क्या होता है, सीवी की पूरी वीडियो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है कवरिंग लेटर के साथ, वो देख लीजिए, पूरी आपकी डिटेल्ड वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर की तरफ। तो मैं बीए के पेपर का ग्रामर पहले बताती हूँ और फिर मैं बीएस का भी बताती हूँ, ठीक है। तो ये 2005 का ही पेपर है, सेम पेपर चल रहा है। देखिए मैं सिर्फ सवाल बता रही हूँ फिलहाल। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है। देन आ जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स, फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन, फिर आ जाता है नंबर डी, इमेजिन योर सेल्फ एज अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर एंड आस्क द न्यूली इलेक्टेड सिटी नाजिम 5 WH क्वेश्चंस अबाउट हिज स्ट्रेटजीज टू डेवलप द सिटी। ये WH वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और उसके बाद आ जाता है पुट द वर्ब इन ब्रैकेट्स करेक्टली इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने देखी हुई हैं। अब हम चलते हैं अपने बीएस के पेपर की तरफ, ठीक है। बीएस का पेपर मेरे पास वही 2005 का ही देखती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी सब तो वही आता है उसमें, कॉम्प्रिहेंशन बीएस वालों को दिखा देती हूँ भाई, देख लीजिए एक सेकेंड। कॉम्प्रिहेंशन वही अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसके सवाल आते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट स्टोरीज, वही शॉर्ट स्टोरीज में से क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, उसके बाद आ जाता है आपका सीन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, उसके भी सवाल जवाब आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम ग्रामर की तरफ। ग्रामर में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स तो बीए में भी आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन बीए के पेपर में भी आता है। सी सप्लाई द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, ये वही फॉर्म ऑफ वर्ब है, वहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ होता है, यहाँ पे कभी प्रेजेंट टेंस दिया जाता है, कभी कोई सा टेंस दिया जाता है, ये है फॉर्म ऑफ वर्ब ही, ठीक है। अलग अलग तरह से आता है, बीएस के पेपर में अलग आता था पहले, बीए के पेपर में अलग आता था, क्योंकि दोनों एक ही दफ़ा होते हैं, एक ही साथ होते हैं पेपर, तो आपके भी कुछ ऐसे ही चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। सवाल मुख्तलिफ होगा, करना वही है, काम वही है, क्योंकि सिलेबस वही है, ठीक है, बुक्स वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल कर देते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको देख के, ठीक है। अच्छा नंबर डी देखिए, चेंज अंडरलाइन सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखिए एक्टिव टू पैसिव वॉइस ही है, बस वो अंडरलाइन कर दिया है आधा सेंटेंस को चेंज करना है, आधे को नहीं करना, ठीक है। इस तरह से घुमा के देते हैं, करना तो आपने वही है, जाहिर है जो आपने याद किया होगा। नंबर ई है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस। ये देखा आपने, ये अभी के पेपर में भी आया है, बीए का जो अभी वाला पेपर हुआ है 2021 का, उसमें भी आया है, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस कोई नई चीज़ नहीं है, जो आप लोग देख के परेशान हो गए थे, वो नई चीज़ नहीं है, वो पुरानी चीज़ है, 2005 में आ चुका है, ठीक है। अब उसके बाद है राइट टू अ न्यूज़पेपर इनकरेजिंग स्टूडेंट्स, ये मेरे ख्याल से लेटर है, हाँ ये लेटर है, राइट टू अ न्यूज़पेपर इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू डोनेट फंड्स टू हेल्प रिलीव द सफरिंग ऑफ द अर्थक्वेक डिजास्टर। अच्छा, ये न्यूज़पेपर को एक आर्टिकल लिखना है एक तरह से कि स्टूडेंट को इनकरेज करें कि वो अर्थक्वेक के डिजास्टर वाले जो लोग हैं जो उससे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए डोनेशन इकट्ठी कर सके, ठीक है। ये इस किस्म के भी लेटर आए हैं पहले, और लिखा हुआ है। और दूसरा लेटर है राइट अ लेटर टू योर अंकल ऑन हिज 70th बर्थडे, ठीक है। तो ऐसे लेटर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है लेटर टू एडिटर ही आए, या लेटर टू अ फ्रेंड भी आ सकता है, लेटर टू अ ब्रदर भी आ सकता है। बस लेटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, शुरू कैसे करते हैं, खत्म कैसे करते हैं, बीच का जो उसका मटेरियल है वो आपको अकॉर्डिंग टू जो आपको सिचुएशन दी जाएगी उस हिसाब से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीएस और बीए का साथ पेपर आएगा, तो हो सकता है चीज़ें कुछ डिफरेंट आए, ठीक है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देख लें, ऐसे देख लें, ऐसे में भी कुछ चेंजेस आते हैं, क्या हैं। अब ऐसे में यहाँ आपको वर्ड्स दिए हुए कि 200 से 250 वर्ड्स तक का एक ऐसे लिखें, यानी कि तकरीबन आपके 2 से 2.5 पेजेस आपके आंसर शीट के होने चाहिए। पेजेस मतलब पेज का एक साइड एक पेज का दूसरा साइड दूसरा पेज, और तीसरे पेज का आधा या तीसरा पेज पूरा कर लें, ठीक है। 2 से 2.5 पेज या 3 पेज का आपका एक ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो है वो 15 मार्क्स का होता है, सही है। और ऐसे में आपकी राइटिंग स्किल्स ही देखी जाती है, वही जो मैंने सिलेबस में बताया था कि आपकी लिखने की सलाहियत, आप कितना अच्छा सेंटेंस लिख सकते हैं, एरर फ्री सेंटेंस यानी गलती के बगैर सेंटेंस, टॉपिक वाइज सेंटेंस यानी कि आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये आपकी लिखने की सलाहियत चेक की जा रही है। माना आप लोग चीज़ें याद करके जाते हैं, वो अच्छी बात है,
टॉपिक्स याद करके जाया करें, मोटे मोटे टॉपिक्स याद करके जाया करें जो कि आजकल की सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मैंने आपको लेटर के बारे में बताया कि कराची के जितने मसाइल हैं वो तमाम टॉपिक्स याद कर लें। लेटर में आए तो लेटर में लिख लीजिएगा, ऐसे में आए तो ऐसे में लिख लीजिएगा, ठीक है। पानी का, बिजली का, रेन ड्रेनेज का, सीवरेज का, क्राइम का, ये 4-5 मोटे मोटे कराची के मसले हैं। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है एजुकेशन से रिलेटेड आपका ऐसे लाजमी आता है, चाहे उसमें आपकी ऑनलाइन एजुकेशन हो जाए, आपकी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मतलब क्वालिटी कम हो गई है, समझे, एजुकेशन का मेयार कम हो गया है, उसके बारे में आ सकता है। मतलब लाइन टॉपिक आपको चेंज दिया जाएगा लेकिन होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड ही, ठीक है। इलिटरेसी इन पाकिस्तान लास्ट टाइम आ चुका है। पाकिस्तान में मतलब पढ़ाई की शरह जो है, तालीम याफ्ता लोगों की शरह जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो उसके बारे में आ सकता है। इस तरह से पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादातर आ सकते हैं। तीसरी चीज़ है इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम, इंग्लिश लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना क्यों ज़रूरी है, और आजकल तो चाइनीज़ लैंग्वेज भी आ गई है, तो चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में भी आ सकता है, ठीक है। लैंग्वेजेस पे आता है, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ आपके ये सोशल मीडिया ऐप्स, सोशल मीडिया का ब्लेसिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, चाहे वो आपके फेसबुक का है, चाहे वो आपके यूट्यूब का है, चाहे वो किसी भी एक सोशल मीडिया ऐप का है, या पूरा ओवरऑल उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। सोशल मीडिया का के हवाले से टॉपिक याद करके जाइएगा, मतलब समझ लें 3-4 इसी से रिलेटेड ऐसे याद कर लेंगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाएगी कि अच्छा सोशल मीडिया पर कुछ भी आएगा तो आप उसी में से आप लिख सकते हैं 2 से 2.5 पेज, ठीक है। तो ये जो मैं आपको मोटे मोटे टॉपिक्स बता रही हूँ, टॉपिक्स बता रही हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी आपको मिल जाएं, कहीं से भी मिल जाएं, वो सारे समझ लें, याद करके चले जाइएगा, अपने दिमाग में मोटे मोटे पॉइंट्स याद करके चले जाइएगा। इस तरह अगर कोई भी आए वर्ड कुछ भी हो, लेकिन अगर उसमें सोशल मीडिया लिखा हुआ है तो आपने वो पूरा लिखना है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके असरात, उसकी इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आपके एजुकेशन पे आए तो एजुकेशन के फ़ायदे, नुकसान, आजकल की एजुकेशन कैसी है, क्या है, क्यों है, उसके असरात क्या है, उसका म्यार कैसा है, गिर रहा है, क्या है, सब कुछ, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ कराची आए तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, ठीक है। अच्छा, चौथी चीज़ जो आ सकती है वो आ सकती है इकोनॉमिक हवाले से, यानी कि आपका इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हुआ हुआ है वैसे तो, पाकिस्तान में, ठीक है। तो इकोनॉमिक के हवाले से जितने भी आपको एसेस मिल जाते हैं कहीं से भी, मेरे चैनल पे भी कुछ हैं, कुछ दूसरी जगहों पे भी हैं, वो सब ले लीजिए, ठीक है, और वो एक जगह पे उसको याद कर लीजिए, एक टॉपिक समझ के याद कर लीजिए, ठीक है। अब चाहे वो ऐसे में आए या चाहे वो लेटर में आए, लेटर में भी आ सकता है कि महंगाई की शरह बढ़ रही है आपके मुल्क में, तो उसको सही करने के लिए लेटर टू एडिटर लिख दें या कुछ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये 2-4 मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए आजकल के हिसाब से। इस पे पूरी तरह से अपनी रिसर्च पूरी करके जाइएगा, मतलब एक चीज़ नहीं देखिएगा, एक वर्ड या एक सेंटेंस या एक टॉपिक याद नहीं कीजिएगा, एक ऐसे याद नहीं कीजिएगा, जितने मिल जाए ना नेट पे, बुक में, कहीं से भी हाथ लगे ले लीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे आपको 2-3 तो मिल ही जाएंगे। एक है ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स भी ज़रूरी है। ई कॉमर्स आजकल आपको पता है, ई कॉमर्स हो गया, फ्रीलांसिंग हो गया, ये 2-3 आजकल के मेन टॉपिक्स हैं, इनको भी पढ़ के जाइएगा, क्यों है, कैसे करते हैं, क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ठीक है। दूसरा आपको मिल जाएगा इन्फ्लेशन का मेरे चैनल पे। तीसरा आपको मिल जाएगा रोल ऑफ मीडिया, ठीक है, मीडिया, अब इसमें सोशल मीडिया भी आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आपको मैंने कौन सा दिया था, शायद यही है, हाँ शायद यही है, 1-2 मैं और दे दूंगी, इलिटरेसी, एजुकेशन से रिलेटेड डाल दूंगी एक आध, और देखती हूँ मैं एक आध और डाल दूंगी, ठीक है ना, जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको नेट से हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। आपको मैं सिर्फ ये बता दी थी, देखिए किस तरह के पहले ऐसे आते थे, अब तो टॉपिक्स आते हैं ना, पहले पूरी पूरी लाइन्स लिखी भी आती थी, सिचुएशंस आती थी, जैसे है इन्वेंशन दैट हैव चेंज पीपल्स लाइफ इन द 20th सेंचुरी, ऐसी इजादात जिसने 20th सेंचुरी में लोगों की जिंदगियां बदल दी। अब अगर ये आ रहा है टॉपिक तो इसमें हमारे यहाँ सबसे पहले तो इंटरनेट आ जाता है, ठीक है। अगर आप ये वाला टॉपिक देखेंगे तो आपका इंटरनेट आ जाएगा, आपका सोशल मीडिया आ जाएगा, तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो इसमें आप सोशल मीडिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट, कंप्यूटर, सोशल मीडिया, ये सब, इन सब ने हमारी जिंदगी बहुत चेंज कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, हाउ इट ब्राइटन अप माई मूड and made me happy, why I think it was the best day of my life and why I will never forget it। देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन है यानी आपका फेवरेट दिन, आपका हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ठीक है, जो भी होगा। ये पहले ज़माने में इतना बड़ा बड़ा आता था, अब नहीं आता, लेकिन हो सकता है, कोई पता नहीं है, ना मैंने पेपर बनाया ना आपने बनाया, तो कोई पता नहीं, कुछ भी आ सकता है। तो हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ तो बहुत आसान है, अगर आ जाए तो, वैसे इतना आसान आने की उम्मीद तो नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन वंस लाइफ, आपकी ज़िंदगी में आपके मजहब की कितनी अहमियत है। हाउ इट हेल्प्स वन फेसिंग लाइफ एंड गिव्स अ कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सप्रेस योर व्यूज। देख रहे हैं, मतलब इस तरह के सेंटेंस आते थे पहले कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, क्योंकि वो आपकी राइटिंग स्किल्स देखना चाहते थे कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना लिख सकते हैं खुद से,
ठीक है। अब मैं BA के पेपर की तरफ दोबारा आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ BA में किस तरह के एसेज आए थे, ठीक है। और ग्रामर का पोर्शन मैं आपको अभी समझाती हूँ, मैं वापस आती हूँ, फिर आपको इंपॉर्टेंस भी बताती हूँ और ग्रामर का बताती हूँ कैसे करना है। ये देखें BA के पेपर में क्या आया था, These days communication has been affected greatly because of things like chatting, voice chat, SMS and calling cards. In what ways that they change our life if at all? देख रहे हैं, वही चेंज वाला सवाल है कि कौन सी इजाद ने 20वीं सदी के लोगों की जिंदगियां मुतासर की हैं। वही चीज़ घूम के इधर दे दी है, ठीक है, कि वॉइस चैटिंग और उस वक्त के ज़माने में SMS, वॉइस चैट और ये नया नया व्हाट्सएप आया था, ठीक है। तो इसने हमारे कम्युनिकेशन को कितना मुतासर किया, अच्छे महीनों में भी बुरे महीनों में भी, ठीक है। तो ये बताना था। अब इसमें जाहिर है आपने व्हाट्सएप की खुसूसियात बतानी है, या फेसबुक भी उस वक्त था तो फेसबुक पे भी इंटरेक्शन होती है, उसकी खुसूसियात भी बतानी है, उसकी नुकसान भी बताना है, यानी एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाटएवर, ठीक है। इसमें वही चीज़ आएगी पर घुमा के दे दिया था। नेक्स्ट था डेयरिंग रेस्क्यू, रिलेट हाउ यू फाइंड समवन इन एक्सट्रीम डेंजर, हाउ यू मैनेज टू हेल्प और हर आउट ऑफ इट। कोई नागहानी आफत, कोई इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाए अगर आपके, वो हमने बचपन में पढ़ा था ना, एक नाफरामोश वाकया कुछ ऐसा करके, हाँ शायद तो वैसे ही कुछ है कि डेयरिंग रेस्क्यू, ऐसा कोई हो अगर आपके जानने वाला कोई किसी एक्सट्रीम डेंजर में फंस जाए तो आप कैसे उसको हेल्प आउट करोगे, कैसे आपको उसको निकालोगे, ठीक है। तो ये भी आपकी क्रिएटिविटी दिखाना है, इसमें आपको अपनी लिखने की सलाहियत दिखानी है कि आप कितना लिख सकते हो। वही बात अगर आपको इंग्लिश आती होगी, अगर आपको इंग्लिश के टेंसेज आते होंगे तो आप ये आराम से कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। द प्रॉब्लम फेस बाय डाइवोर्स लेडीज इन आवर सोसाइटी, देखिए कितना कंट्रोवर्शियल चीज़ दी है, क्योंकि उस जमाने में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा था पाकिस्तान में, ठीक है। ये मुझे पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोसाइटी की वो फेस करने को उसको आपके ऐसे में डाल दिया। समझ रहे हैं, जिस तरह के हालात होते हैं ना वैसे ही ऐसे आता है, बस ये की पॉइंट याद कर लीजिए। अब आप आजकल के हालात देखिए और आपके जहन में जो जो मसले मसाइल आ रहे हैं ना उन टॉपिक्स पे याद करके चले जाइए। अच्छा, एक और टिप एंड ट्रिक बता रही हूँ मैं ऐसे को करने की। अब देखिए, हम जब पेपर पढ़ते हैं शुरू में, आप पूरा पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे तक आते हैं, ऐसे आपको नजर आ जाते हैं ये चाह रहे हैं, इसमें से कोई एक करना है, आपके जहन में आ जाता है अच्छा मैंने ये भी याद किया है, ये वाला भी किया है, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। आपने एक सोच लिया, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सोच लिया कि चलो मैं ये लिख लूँगा आराम से, मुझे तो आता है, ठीक है, पढ़ा है मैंने। लेकिन आप ऐसे आखिर में करते हैं, पहले शुरू में मत कीजिएगा प्लीज़, ये मेरा मशवरा है, मत कीजिएगा शुरू में, कॉम्प्रिहेंशन को ही रहने दीजिएगा, वही कीजिएगा कॉम्प्रिहेंशन। मैं आगे चल के आपको एक और वीडियो बताऊंगी कि पेपर किस तरह करना चाहिए, क्या चीज़ अटेम्प्ट पहले करनी चाहिए और क्या चीज़ बाद में करनी चाहिए, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे का ये है कि ऐसे आपने सोच लिया क्या करना है, सही है। अब आप पेपर शुरू कर रहे हैं, अपना कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, पेपर के फर्स्ट पेज पे आप वो वाले क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, पेपर के लास्ट पेज पे यानी आंसर शीट के लास्ट पेज पे पेंसिल लीजिए और प्रॉब्लम्स ऑफ कराची जो जहन में थोड़ी थोड़ी आ रही है ना, क्योंकि हम जब कुछ और कर रहे होते हैं तब हमें कुछ और याद आ रहा होता है, ठीक है, हमारा दिमाग डाइवर्ट हो रहा होता है, तो उस वक्त जो जो याद आ रहा है ना उसके ना पॉइंट्स लिख लीजिए। जैसे प्रॉब्लम ऑफ कराची में आपको आ रहा होगा सबसे पहले तो बिजली, ठीक है, लोड शेडिंग नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 सीवरेज, नंबर 3 शॉर्टेज ऑफ वाटर, नंबर 4 क्राइम सिचुएशन, नंबर 4 स्ट्रीट क्राइम, नंबर 5 लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। ये 5 पॉइंट तो मैंने आपको मोटे मोटे बता दिए, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट्स लिख लिए हैं, अब बीच बीच में जब इन पॉइंट के हवाले से आपको जो जो बात समझ में आए कि लोड शेडिंग के बारे में क्या लिखना है, कि लोड शेडिंग किनको मुतासर करती है, बच्चों को, एग्जाम्स देते हुए बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, आपके बूढ़ों को, बीमारों को, ठीक है, जो बीमार होते हैं वो गर्मी की शिद्दत से परेशान होते हैं, इस गर्मी में, इस हब्स के मौसम में बहुत बुरा हाल होता है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट आपने आंसर शीट के पीछे लिखने हैं, ठीक है। ये ना हो कि आप टीचर आपको बोल रहे होंगे बेटा आप चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं, उनको दिखा देना कि मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ अपने ऐसे के, ठीक है, ऐसे के लिए मैं अपने दिमाग में जो आ रहा है वो मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा जब आप ऐसे तक पहुंचेंगे ना तो उस वक्त आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप ये पॉइंट्स देखते देखते और फौरन से लिखते जाएंगे, अच्छा इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, तो आपका टाइम कंज्यूम कम होगा, आप 5 मिनट में ऐसे कर लेंगे। ये मेरा आपको मतलब दावा है मेरा कि अगर आपने पॉइंट्स लिख लिया ना 5 मिनट में लिख सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी एक मतलब रिक्वेस्ट थी। अब मैं आपको बताती हूँ जो इम्पोर्टेंस है, जो मैं आपको बताई थी ना, कॉम्प्रिहेंशन